बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो के अंदर हम अख्तर सईद मेडिकल कॉलेज के स्टैंड अप पेपर को डिस्कस करने वाले हैं, वो भी जनरल पैथोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी की। आई थिंक इसका स्टैंड अप इंपॉर्टेंट है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो आपको इस पेपर की रिवीजन हो जाएगी और आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा इसके बारे में। तो स्टार्ट करते हैं इस पेपर से के बारे में। आई थिंक आपको शायद विजिबल ना होगा, अब विजिबल होगा अगर मैं जूम कर दूँ। तो स्टार्ट करते हैं जनरल पैथोलॉजी वाले से। ओके, 80-year-old मैन डाइज फ्रॉम कॉम्प्लिकेशन ऑफ अल्जाइमर डिजीज है। अल्जाइमर डिजीज के अंदर अमाइलॉइड ए बीटा पार्टिकल वगैरह होते हैं, एक बात तो ये हो जाती है। इसके बाद ऑटोप्सी करने में पता चला कि उसका हार्ट का साइज काफी ज्यादा स्मॉल है और डार्क ब्राउन है सेक्शनिंग के ऊपर। अब ब्राउन है, ब्राउन कलर, तो ये ब्राउन कलर किस पिगमेंट की वजह से होता है? लाइपोफ्यूसिन की वजह से हो सकता है। तो कौन सा सब्सटेंस ज्यादा हो गया था मायोकार्डियल फाइबर के अंदर? तो लाइपोफ्यूसिन होता है। ठीक है, तो जो लाइपोफ्यूसिन है एंडोजिनस पिगमेंट के अंदर आता है। लाइपोफ्यूसिन एक इनसॉल्युबल पिगमेंट होता है जिसको लाइपोक्रोम या वेयर एंड टेयर पिगमेंट कहते हैं। ये लिपिड्स का और फॉस्फोलिपिड का पॉलीमर होता है, स्पेसिफिकली प्रोटीन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ होता है। नॉर्मली ये जो लाइपोफ्यूसिन पिगमेंट होता है ये सेल के लिए इंजीरियस नहीं होता और सेल के फंक्शन को खराब नहीं करता, लेकिन ये प्रीवियस सेल इंजरी को, फ्री रेडिकल इंजरी को या लिपिड पेरोक्सीडेशन को इंडिकेट करता है, क्योंकि इसमें जो लिपिड्स होते हैं वो पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड की पेरोक्सीडेशन से रिलीज हो जाते हैं। तो जो लाइपोफ्यूसिन होता है ब्राउन या लाइट ब्राउन या येलो ब्राउन इन नेचर का होता है। ठीक है, स्पेसिफिकली पेरी न्यूक्लियर पिगमेंट होता है और इस सिनेरियो के अंदर पेरी न्यूक्लियर पोजीशन का जरूर बताया हुआ है। जो लाइपोफ्यूसिन होता है लिवर के अंदर और हार्ट के अंदर देखने को मिलता है, स्पेसिफिकली एजिंग पेशेंट के अंदर। लाइक अगर आप इस पेशेंट की एज को देखोगे तकरीबन 80 ईयर है। ओके, लाइपोफ्यूसिन पिगमेंट एक्युमुलेट होगा उसके हार्ट के अंदर, एजिंग वाले पर्सन के अंदर, लीवर के अंदर है, हार्ट के अंदर होता है, या माल न्यूट्रिशन या कैंसर वाले पेशेंट के अंदर होता है। इसके बाद एंडोजीनस और एक्सोजीनस पिगमेंट के नाम पूछ रहे हैं और इनके एटलीस्ट 3 एग्जाम्पल है। तो एक्सोजीनस पिगमेंट के अंदर कार्बन पार्टिकल आ जाएगा और दूसरा एग्जाम्पल आ जाती है टैटूइंग आ जाती है एक्सोजीनस के अंदर, जबकि एंडोजीनस के अंदर लाइपोफ्यूसिन है, मेलानिन है, हीमोसिस्टिन आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डिफाइन नेक्रोसिस, नेक्रोसिस को डिफाइन करना है और फिर इसके डिफरेंट टाइप्स वगैरह को नेक्रोसिस बतानी है। तो नेक्रोसिस क्या होती है? पैथोलॉजिकल सेल डेथ होती है। तो इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन को देख लेती है। नेक्रोसिस एक पैथोलॉजिकल प्रोसेस होता है जो कि सेल इंजरी, सीवियर इंजरी का कॉन्सिक्वेंस होता है। इसके अंदर सेलुलर प्रोटीन की डीनेचुरेशन होती है, सेलुलर कंटेंट की लीकेज होती है। इसको मैं यहाँ पर कर लूँ। ओके, ठीक हो गया। तो सेलुलर कंटेंट की डीनेचुरेशन होती है, सेलुलर कंटेंट की लीकेज होती है, सेलुलर प्रोटीन की डीनेचुरेशन भी होगी, लोकल इन्फ्लेमेशन होती है, एंजाइमेटिक डायलेशन होती है। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस में क्या फर्क होता है? सेल का साइज को देख लेना, न्यूक्लियस को देख लेना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेलुलर कंटेंट होती है, एडजेसेंट इन्फ्लेमेशन है और पैथोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल रोल होते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्रोसिस का क्या पूछ रहे हैं? नेक्रोसिस के तकरीबन टाइप्स और इसके कोई एग्जांपल है। लाइक कोआगुलेटिव नेक्रोसिस है जिसमें टिश्यू का आर्किटेक्चर प्रिजर्व रहता है कुछ टाइम के लिए। जो अफेक्टेड टिश्यू है उनका टेक्सचर फर्म होता है। इंजरी की वजह से प्रोटीन की डीनेचुरेशन होती है। इसके अलावा जो एंजाइम्स होते हैं उनकी भी डीनेचुरेशन होती है, दैट इज वाई प्रोटियोलाइसिस ब्लॉक हो जाती है। ओके, तो मॉर्फोलॉजी को देखो तो इंटेंस इओसिनोफिलिक सेल होते हैं, इनडिस्टिंक्ट या रेडिश न्यूक्लियस होते हैं। ओके, जो नेक्रोटिक सेल है फिर उनको ब्रेक डाउन करने वाले लाइसोसोमल एंजाइम होते हैं जो ल्यूकोसाइट से रिलीज होते हैं। ओके, तो इसकी एग्जांपल होती है हार्ट के अंदर, स्प्लीन के अंदर इन्फेक्शन होती है, सिवाय ब्रेन के बाकी हर जगह के ऊपर इस्कीमिक नेक्रोसिस होती है, तो वो कोआगुलेटिव नेक्रोसिस होती है। लिकोफैक्टिव नेक्रोसिस या के अंदर एग्जांपल आप क्या लिखोगे? ब्रेन के अंदर होती है या सुपर इम्पोज्ड इन्फेक्शन होते हैं तो उसकी वजह से बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन है तो उसकी वजह से लिकोफैक्टिव नेक्रोसिस होती है। गैंग्रीनस नेक्रोसिस डायबिटीज की वजह से होती है, लिम्स की होती है, या फिर सुपर इम्पोज्ड ल्यूकोफैक्टिव नेक्रोसिस की वजह से भी गैंग्रीनस नेक्रोसिस हो जाती है, जिसको वेट गैंग्रीन कहते हैं। कैजिस नेक्रोसिस टीबी के अंदर होती है, हिस्टोप्लाज्मा के अंदर बनती है, ग्रैनुलोमा बनता है। फैट नेक्रोसिस पैनक्रियाटाइटिस में होती है या ब्रेस्ट ट्रॉमा की वजह से भी फैट नेक्रोसिस हो जाती है, जिसको मैकेनिकल फैट नेक्रोसिस कहते हैं। फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस वेस्कुलाइटिस सिंड्रोम के अंदर, पॉलीआर्थराइटिस नोडुला के अंदर देखने को मिलती है। ओके, ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ 40-year-old फीमेल प्रेजेंटेड टू इमरजेंसी विद अ पेन इन राइट हाइपोकॉन्ड्रियम है। तो लेप्रोटमी परफॉर्म की गई है, गाल ब्लैडर थिक एंड है और गाल ब्लैडर के लैमिना प्रोप्रिया के अंदर लिम्फोप्लास्टिक इन्फिल्ट्रेशन है, यानी लिम्फोसाइट और प्लाज्मा सेल की इन्फिल्ट्रेशन है। तो डायग्नोसिस क्या होगा? कौन सी टाइप की इन्फ्लेमेशन है? क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होती है। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के अंदर क्या क्या चीजें होती है? क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के अंदर मोनोन्यूक्लियर सेल की इन्फिल्ट्रेशन होती है। मोनोन्यूक्लियर सेल के अंदर मैक्रोफेजेस, लिम्फोसाइट और प्लाज्मा सेल आ जाती है। टिश्यू की डिस्ट्रक्शन होती है और अटेम्प्ट्स टू हीलिंग होती है। परसिस्टेंट इन्फेक्शन की वजह से होती है, हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से होती है, या पोटेंशियली टॉक्सिक एजेंट की एक्सपोजर की वजह से होती है। वो एक्सोजीनस भी हो सकते हैं, एंडोजीनस भी हो सकते हैं। जो एक्सोजीनस होता है इसमें सिलिका, जबकि एंडोजीनस के अंदर कोलेस्ट्रॉल आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्या पूछ रही है?
राइट डाउन द etiological क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन। तो ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन को ऑन द बेसिस ऑफ द etiology दो में डिवाइड कर देते हैं, इम्यून बॉडी ग्रैनुलोमा, फॉरेन बॉडी ग्रैनुलोमा। जो फॉरेन बॉडी ग्रैनुलोमा ऐसे फॉरेन एजेंट से इंड्यूस होता है जो कि इन्फ्लेमेशन को इंड्यूस करते हैं, लेकिन टी सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स नहीं होता। जो फॉरेन बॉडी ग्रैनुलोमा होती है ये टाक के अराउंड बनते हैं, ओके, स्यूचर है, दूसरे फाइबर जो कि फेगोसाइटोसिस नहीं करवा सकते, तो उनके अगेंस्ट बनते हैं, नॉन इम्यूनोजन पार्टिकल होते हैं। जबकि इम्यून बॉडी ग्रैनुलोमा के अंदर ऐसे एजेंट्स होते हैं जो कि टी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को स्टिमुलेट करते हैं। ऐसा जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है वो टिपिकल ग्रैनुलोमा बनाता है, और टिपिकल ग्रैनुलोमा के अंदर मैक्रोफेजेस होते हैं, वो एपिथेलियल सेल बनाते हैं, लैंगहैन जाइंट सेल होते हैं, उनको सराउंड करने वाला फाइब्रोब्लास्ट या लिम्फोसाइट होता है। ठीक हो गया, ओके। तो ये इसके दो इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हो गई है। नेक्स्ट चलते हैं इनुमरेट एराकिडोनिक एसिड मेटाबोलाइट अलोंग विद द 3 प्रिंसिपल एक्शन। तो एराकिडोनिक एसिड मेटाबोलाइट और इनके 3 प्रिंसिपल एक्शंस भी बताने हैं। तो अगर आप यहाँ पे आ जाओ, ये एराकिडोनिक एसिड मेटाबोलाइट्स है, लाइक वेजोडाइलेशन, वेजोकंस्ट्रक्शन, वेस्कुलर परमिबिलिटी और कीमोटैक्सिस, ल्यूकोसाइड, ठीक है ना। वेजोडाइलेशन प्रोस्टाग्लैंडिन से होती है, लाइक PGI2 है, PGE1, PGE2, PGD2 है। वेजोकंस्ट्रक्शन थ्रोम्बोक्सिन A2 लिकोट्राइन C4D4E4 से होती है। वेस्कुलर परमिबिलिटी भी स्लो रिएक्टिंग सब्सटेंस से होती है, C4D4E4, जबकि कीमोटैक्सिस और ल्यूकोसाइड के DN लिकोट्राइन B4 और HETE से होती है। ठीक हो गया। लिपोक्सिन एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, न्यूट्रोफिल के DN को और कीमोटैक्सिस को ब्लॉक कर देते हैं। तो ये आपको मैंने सारे एराकिडोनिक एसिड मेटाबोलाइट के फंक्शन बता दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो रिपेयर वाले टॉपिक में से है कि लार्ज डिफेक्ट है वुंड के ऊपर, और जब लार्ज डिफेक्ट होता है तो इस केस में हीलिंग होती है वो सेकेंडरी इंटेंशन के जरिए होती है। लाइक अगर आप इस टॉपिक में आओगे, क्योंकि क्वेश्चन रिपेयर वाले टॉपिक में से आना है कि इन्फ्लेमेशन वाले टॉपिक में से आना है, ठीक है। तो जो अगर वुंड काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, लार्ज टिश्यू डेफिसिट है, तो फिब्रिन क्लॉट ज़्यादा बड़ा बनेगा, एक्सुडेट ज़्यादा होती है, नेक्रोटिक डेब्रिस भी ज़्यादा होता है, इन्फ्लेमेशन ज़्यादा इंटेंस होती है, ज़्यादा नेक्रोटिक डेब्रिस होता है, ज़्यादा एक्सुडेट है, ज़्यादा फिब्रिन है, ओके, ठीक हो गया। और इसके अलावा ग्रैनुलेशन टिश्यू पर ज़्यादा बनेगा। शुरू में फिब्रिन, प्लाज्मा, फिब्रोनेक्टिन और टाइप 3 कोलेजन है, फिर वो टाइप 1 कोलेजन से रिप्लेस हो जाएगा, और फाइनली वुंड की कॉन्ट्रैक्शन होती है मायोफाइब्रोब्लास्ट से। इसके बाद इनोमिनेट द 4 लोकल और 4 सिस्टमिक फैक्टर। तो टोटल कितने होते हैं? 8 फैक्टर्स होते हैं जो टिश्यू रिपेयर को खराब कर देते हैं, ठीक है। तो लोकल भी हो सकते हैं, सिस्टमिक भी हो सकते हैं, ओके। तो इनको देख लेते हैं हम। तो आप लोकल के अंदर आप कह सकते हो कि इन्फेक्शन है, डायबिटीज़ है, न्यूट्रिशनल स्टेटस है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होती है, तो ये लोकल वगैरह कह लो। जबकि सिस्टमिक के अंदर मैकेनिकल फैक्टर, पुअर परफ्यूजन, फॉरेन बॉडी टाइप एंड टिश्यू, एक्सटेंट ऑफ टिश्यू इंजरी है। वैसे यहाँ पे 9 फैक्टर्स लिखे हुए हैं, ठीक है। तो आप 4 बल्कि सारे ही लिख देना, तो आपको सारे पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। राइट डाउन द वेरियस स्टेप इन प्राइमरी वुंड हीलिंग अलोंग विद द इंपॉर्टेंट ग्रोथ फैक्टर इन्वॉल्व्ड एट ईच स्टेप। हर स्टेप के ऊपर कौन सा ग्रोथ फैक्टर प्राइमरी वुंड हीलिंग के बारे में बात कर रहा है। तो ये प्राइमरी वुंड हीलिंग होती है, हीलिंग बाय फर्स्ट इंटेंशन होती है। जो हीलिंग बाय फर्स्ट इंटेंशन होती है ये कब होती है? जब एपिथेलियल सेल को ही नुकसान पहुंचता है, एपिथेलियल रीजनरेशन होती है इसके अंदर, ठीक हो गया। प्राइमरी हीलिंग या हीलिंग बाय फर्स्ट इंटेंशन होती है। सर्जिकली क्लीन अनइन्फेक्टेड वुंड है जिनकी सर्जिकल सूचर से अप्रोक्सीमेशन होती है, तो इनकी हीलिंग इसी मैकेनिज्म से होती है। सबसे पहले वुंडिंग होती है, तो वुंडिंग की वजह से कोआगुलेशन फैक्टर एक्टिवेट होती है, वो आगे ब्लड क्लॉट बनाती है। जो क्लॉट है ब्लीडिंग को स्टॉप कर देता है। इसके अलावा माइग्रेटिंग सेल को सपोर्ट करता है। जो माइग्रेटिंग सेल है वो ग्रोथ फैक्टर साइटोकाइन या कीमोकाइन की से अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। फिर फाइनली न्यूट्रोफिल देखने को मिलते हैं 24 घंटे के अंदर, लेकिन 24 से लेकर 48 घंटे के अंदर मोनोसाइट आना शुरू हो जाएंगे, ठीक हो गया, ओके। जो तीसरे दिन के आते हुए न्यूट्रोफिल होती है, न्यूट्रोफिल मैक्रोफेजेस और ग्रैनुलेशन टिश्यू से रिप्लेस हो जाती है। जो मैक्रोफेज होती है एक्स्ट्रा सेलुलर डेब्रिस को क्लीन करना शुरू कर देती है। डे 5 के ऊपर न्यू वेस्कुलराइजेशन स्टार्ट हो जाती है, ग्रैनुलेशन टिश्यू इंसिजनल स्पेस को फिल कर देता है। ये डायग्राम आपने जरूर ड्रा करनी है, हीलिंग बाय फर्स्ट इंटेंशन और हीलिंग बाय सेकंड इंटेंशन की है, ठीक हो गया, ओके। सेकंड वीक के अंदर कोलेजन की एक्युमुलेशन होती है, फाइब्रोब्लास्ट की प्रोलिफरेशन होती है, और फर्स्ट मंथ के एंड के ऊपर जो स्कार होता है वो सेलुलर कनेक्टिव टिश्यू बना लेता है। सेलुलर कनेक्टिव टिश्यू के अंदर इन्फ्लेमेटरी सेल नहीं होते, ठीक हो गया, ओके। तो ये हीलिंग बाय फर्स्ट इंटेंशन है। अब यहाँ पे इन्होंने एक बात पूछी है कि वो कहे कि ग्रोथ फैक्टर का रोल क्या होता है, ठीक है। तो ग्रोथ फैक्टर आप एंजियोजेनेसिस के अंदर आपने बताने हैं, ग्रोथ फैक्टर आपने डेपोजिशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू के अंदर बताने हैं, रीमॉडलिंग के अंदर बताने हैं। लाइक एंजियोजेनेसिस के अंदर जो ग्रोथ फैक्टर होते हैं वो वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर है, स्पेसिफिकली VEGF-A होता है। वो माइग्रेशन और प्रोलिफरेशन करवाता है किसकी? एंडोथेलियल सेल की। अगर आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे माइग्रेशन होनी है एंडोथेलियल सेल की, उसके बाद प्रोलिफरेशन होनी है, तो वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर की वजह से होती है। वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर ने वेजोडाइलेशन भी करवानी होती है, ठीक है, और वेस्कुलर ल्यूमेन की फॉर्मेशन भी इसकी वजह से होती है। इसके बाद फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर है। फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर ने एंडोथेलियल सेल की प्रोलिफरेशन करानी है, ये वही काम है जो कि वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर भी करवाता है। इसके अलावा मैक्रोफेजेस की और फाइब्रोब्लास्ट की माइग्रेशन करवाना ये भी इसके काम होता है। एपिथेलियल सेल की माइग्रेशन कराना भी इसके जिम्मे है। तो फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर ने सिर्फ माइग्रेशन ही करानी है, ठीक है, ओके। जो एंजियोपोर्टिन 1 और 2 होती है ये वो ग्रोथ फैक्टर होती है जो क्या काम करती है? एंजियोपोर्टिन पेरीसाइट की डिटैचमेंट कराती है, स्ट्रक्चरल मैच्योरेशन के अंदर हिस्सा लेते हैं, ठीक हो गया।
इसके अलावा प्लेटिलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर और ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा होती है, स्टेबलाइजेशन प्रोसेस के अंदर आ जाती है। जो प्लेटिलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर है स्मूथ मसल की रिक्रूटमेंट कराते हैं, और ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा एंडोथेलियल सेल की प्रोलिफरेशन को, माइग्रेशन को स्टॉप कर देते हैं, और ईसीएम की प्रोटीन को इन्हांस कर देते हैं। जो नॉन सिग्नलिंग पाथवे है ये न्यू वेसल की सबप्रोटीन को, ब्रांचिंग वगैरह को कंट्रोल करता है। जो वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर है नॉन लाइगेंड की एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता होता है। तो ईसीएम प्रोटीन है ओके, तो वो एंजियोजेनेसिस के अंदर इंपॉर्टेंट होती है, इंटेग्रिन से इंटरेक्शन करती है और स्कैफोल्ड वगैरह प्रोवाइड करती है। ईसीएम के अंदर जो एंजाइम्स होती है स्पेसिफिकली मेटालोप्रोटीनेज होते हैं, ये रीमॉडलिंग और एक्सटेंशन के अंदर आ जाती है। तो ये सारे ग्रोथ फैक्टर्स लिखे हुए आप इनको तैयार कर लेना। तो ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा के कुछ फंक्शन यहाँ पे भी लिखे हुए हैं। तो ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा फाइब्रोब्लास्ट की माइग्रेशन करवाता है। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि थोड़ा जूम कर लूँ ओके, माइग्रेशन करवाती है, प्रोलिफरेशन कराती है, कोलेजन और फाइब्रोनेक्टिन की सिंथेसिस को बढ़ा देती है, ईसीएम की डिग्रेडेशन को मिनिमाइज कर देते हैं। ठीक है, जो टीजीएफ बीटा होता है ये फिब्रोसिस वगैरह भी करवा देता है लंग्स के ऊपर, लीवर के ऊपर, किडनी के ऊपर। और इसके अलावा टीजीएफ बीटा ये इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन, एंटी इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन भी है जो कि इन्फ्लेमेशन को टर्मिनेट कर देता है। तो इसके कुछ फंक्शन है, तो उसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना ओके। ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा होता है। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेल लुकिंग 36 ईयर ओल्ड फीमेल, हाई फीवर है। तो सारा जो इकोलाई वगैरह का सिनेरियो दिया हुआ है, इकोलाई ग्राम नेगेटिव है तो सेप्टिक शॉक होता है। ठीक है, फिर पैथोजेनेसिस, इसकी कॉम्प्लिकेशन की पैथोजेनेसिस पूछी गई है, तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेजर पाथवे होते हैं सेप्टिक शॉक के अंदर, लाइक माइक्रोबियल प्रोडक्ट होती है 1 to 3 एक्टिवेशन कराती है, कॉम्प्लीमेंट को एक्टिवेट करती है, दूसरी तरफ से फैक्टर 12 को एक्टिवेट करती है, न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट की एक्टिवेशन होती है। फिर आगे TNF अल्फा, इंटरल्यूकिन 1 और HMGB1 प्रोड्यूस करते हैं। फिर वो आगे एंडोथेलियल सेल की एक्टिवेशन कराएगा, एंडोथेलियल सेल की एक्टिवेशन से इंटरल्यूकिन 6, इंटरल्यूकिन 8, नाइट्रिक ऑक्साइड प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर प्रोड्यूस होता है, एंटीफिब्रिनोलिटिक और प्रोकोगुलेंट प्रोटीन प्रोड्यूस होती है। प्रोकोगुलेंट और एंटीकोगुलेंट, एंटीफिब्रिनोलिटिक ये डिसएमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन करवा देती है, इंटरल्यूकिन 6, 8, NO और PF वेसोडाइलेशन और परमिबिलिटी बढ़ा देती है, मल्टी ऑर्गन फेलियर करवा देती है। जबकि TNF इंटरल्यूकिन 1 सिस्टमिक इफेक्ट है, सिस्टमिक इफेक्ट में फीवर है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हो जाती है, पल्स प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, नहीं पल्स रेट ज़्यादा हो जाता है। जबकि इंटरल्यूकिन 10 और इसके अलावा STNFR क्या होता है, सॉल्युबल TNF रिसेप्टर होता है। ठीक है, तो ये क्या करती है, इम्यूनो सप्रेशन करवा देती है। इसके बाद मोनोसोमी को डिफाइन करने का क्या रहेगा, और इसके बाद डिजीज एसोसिएटेड विद दिस कंडीशन। तो कौन सी कंडीशन होती है मोनोसोमिक के साथ, तो वो टर्नर सिंड्रोम होता है। टर्नर सिंड्रोम में शॉर्ट स्ट्रेचर होता है, कोएक्शन ऑफ अयोर्टा होता है, क्यूबिटस वेलिगस है, स्ट्रेट ओवरी होती है, इनफर्टिलिटी एमिनोरिया होता है, पेरिफेरल लिम्फेडिमा होता है, पिगमेंटेड निवाई होते हैं, ब्रॉड चेस्ट है ओके, लो पोस्टीरियर हेयर लाइन होती है। तो ये तो टर्नर सिंड्रोम हो जाएगा। बाकी मोनोसोमिक का मतलब आपको पहले से पता है कि मोनोसोमिक के अंदर क्रोमोसोम की एक कॉपी देखने को मिलती होती है। ठीक है, जबकि ट्राइसोमी में 3 कॉपीज वगैरह देखने को मिलती है ओके। तो टर्नर सिंड्रोम को आप यहाँ से तैयार कर लेना। बाकी टर्नर सिंड्रोम के यहाँ पे भी साइन सिम्टम लिखे हुए हैं, लाइक शॉर्ट स्ट्रेचर है, वेबिंग ऑफ नेक है, क्यूबिटस वेलिगस है, सीवियस मैलफॉर्मेशन है, एमिनोरिया है, स्ट्रेट ओवरी या लैक ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि यहाँ पर मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ स्क्वेमस एपिथेलियम लिखा हुआ है ब्रोंकाई का। तो जो ब्रोंकाई का जो ट्यूमर होता है मैलिग्नेंट वाला, तो उसको ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा कहते हैं। फिर आगे 4 डिफरेंस बताने हैं मैलिग्नेंट और बिनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर में। तो पहला डिफरेंस होता है डिफरेंशिएशन और एनाप्लेजिया का। जो बिनाइन ट्यूमर होते हैं वेल डिफरेंशिएटेड होते हैं, अपने टिश्यू को रिजेंबल करता है, जबकि ये मैलिग्नेंट ट्यूमर वेल डिफरेंशिएटेड नहीं होते, एनाप्लास्टिक होते हैं, रेट ऑफ ग्रोथ प्रोग्रेसिव है, स्लो है, जबकि मैलिग्नेंट के पास इरेटिक ग्रोथ होती है। लोकल इन्वेजन बिनाइन के पास नहीं होती, कोहेसिव एक्सपेंसाइल मैसेज होती है, वेल डिमार्केटेड फाइब्रस कैप्सूल होता है। मैलिग्नेंट के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता, मेटास्टेसिस मैलिग्नेंट करवाते हैं। और एनाप्लास्टिक सेल के पास क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, तो पिलियोमॉर्फिज्म है, एबनॉर्मल न्यूक्लियर मॉर्फोलॉजी अपने रट्टा मान लेना है, माइटोसिस है, लॉस ऑफ पोलैरिटी है, और लास्ट में अदर चेंजेस आ जाती है ओके। व्हाट इज द रोल ऑफ P53 द कार्सिनोजेनेसिस। अब ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। ये वाली डायग्राम आप तैयार कर लेना कि P53 का क्या रोल होता है कार्सिनोजेनेसिस में। लाइक आयोनाइजिंग रेडिएशन है, कार्सिनोजन और म्यूटाजन होती है, तो उसकी वजह से डीएनए डैमेज होता है। जब डीएनए डैमेज होता है तो P53 डिपेंडेंट जीन होती है, वो एक्टिवेट नहीं होगी। अगर P53 के अंदर लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हुई है, अगर लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन है तो फिर सेल साइकिल की अरेस्ट नहीं होगा, डीएनए का रिपेयर नहीं होगा, सेनेसेंस नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि ये 4 चीज़ों को कंट्रोल करता है। पहला सेल साइकिल की अरेस्ट, दूसरा डीएनए का रिपेयर, तीसरा सेलुलर सेनेसेंस, चौथा एपोप्टोसिस है। जब ये चीज़ें नहीं हो पाएगी तो एक्सपेंशन होती है, म्यूटेशन एक्युमुलेट हो जाती है और मैलिग्नेंट ट्यूमर हो जाता है। जबकि इसका रोल क्या होता है, P53 ने सेनेसेंस है, P21 जो कि साइकिल इंडिपेंडेंट काइनेस इनहिबिटर होता है, इसके अलावा डीएनए रिपेयर वाला जीन है और एपोप्टोसिस वाले जीन होती है। प्रोपोप्टोटिक में बैग्स और पोम आ जाती है। तो ये 4 इसके फंक्शन आपने याद कर लेने हैं। तो ये थे आई थिंक जनरल पैथोलॉजी के। अब हम चलते हैं माइक्रोबायोलॉजी की तरफ ओके। तो माइक्रोबायोलॉजी के अंदर सबसे लास्ट से स्टार्ट करते हैं। 4 टाइप्स ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन विद
टू एसोसिएटेड क्लिनिकल डिजीज। ओके, तो मुझे माइक्रो उठा के लानी पड़ेगी पहले। फॉर हाइपर सेंसिटिविटी डिजीज़ बताओ और इनके साथ एसोसिएटेड क्लिनिकल डिजीज़ बताओ, और फिर डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करना है टाइप फॉर हाइपर सेंसिटिविटी को, और खास तौर पे ट्यूबरकुलोसिस ग्रैन्युलोमा से रिलेटेड यानी ट्यूबरकुलोसिस स्किन टेस्ट वगैरह इनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो हाइपर सेंसिटिविटी वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको नहीं छोड़ना। तो हाइपर सेंसिटिविटी के अंदर टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 होती है। टाइप 1 को इमीडिएट एनाफिलैक्टिक आईजी मीडिएटेड कहते हैं। इसमें एंटीजन आईजी से जाके बाइंड करता है, जो कि मास्ट सेल और बेसोफिल पे जाके बाइंड कर लेती है। तो पहले सेंसिटाइजेशन होती है, फिर इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन क्या होगा, दोबारा से एलर्जन आ गया तो एलर्जन आईजी की क्रॉस लिंकिंग करवाता है, जिसकी वजह से मास्ट सेल की डीग्रैनुलेशन होती है, मीडिएटर रिलीज होना शुरू हो जाती है। ठीक है, ओके। जो टाइप 2 है जिसको साइटोटॉक्सिक कहते हैं, साइटोटॉक्सिक के अंदर जो एंटीजन होता है सेल की सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ होता है, वो टीएफएच को यानी जो फॉलिकुलर टी सेल होती है, हेल्पर टी सेल, उनको एक्टिवेट करा देता है, बी सेल की एक्टिवेशन होती है। अब इनके एग्जांपल्स वगैरह को देख लेते हैं। अच्छा, इनका आंसर भी एग्जाम में आ सकता है, लाइक इमीडिएट का मिनट्स होते हैं। टाइप 2 साइटोटॉक्सिक इसका आवर्स टू डेज होती है। टाइप 3 का इम्यून कॉम्प्लेक्स है 2 से लेकर 3 हफ्ते है, जबकि डिलेट का 2 से लेकर 3 दिन आते हैं। ठीक है, अब टाइप 1 के अंदर सिस्टमिक एनाफिलैक्सिस है। अगर आप यहाँ पे करना चाहो तो यहाँ पे सिस्टमिक एनाफिलैक्सिस मिल जाएगा। इंटेस्टिनल ट्रैक्ट के अंदर इओसिनोफिलिक इसोफेजाइटिस होता है। ठीक है, स्किन के ऊपर एक्जिमा, एटॉपिक डर्मेटाइटिस जिसको कहते हैं, और इसके अलावा रोटिकेरिया हाइव्स होता है। आइज के ऊपर और नोज के ऊपर रिनाइटिस कंजक्टिवाइटिस होता है, जिनको हे फीवर कहते हैं, जबकि लंग्स के ऊपर एस्थमा होता है। ठीक है, आगे इनके कॉजेटिव एजेंट भी लिखे अलग। सिस्टमिक के अंदर इंसेक्ट विनोम है, बी विनोम है, ड्रग्स में पेनिसिलिन और फूड में पीनट्स होते हैं। इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में फूड होते हैं, स्किन के ऊपर फूड या ड्रग्स हो सकती है। ठीक हो गया। जबकि पोलन्स नोज और आइज के लिए, जबकि पोलन्स हाउस डस्ट है, फीसेस ऑफ डस्ट माइट, एनिमल टेंडर्स और ऑक्यूपेशनल एलर्जीज होती है, तो वो टाइप 1 वगैरह करवा देती है। ठीक है, जबकि टाइप 2 के अंदर एग्जांपल है हिमोलिटिक एनीमिया की, न्यूरोट्रोपिनिया की, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की, एबी और ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन की, आरएच इनकम्पैटिबिलिटी की, बीटा हिमोलिटिक डिजीज होता है, हिमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न होता है, र्यूमेटिक फीवर और गुड पास्चर सिंड्रोम है। जबकि टाइप 3 के अंदर सिस्टमिक लूपस एरिथ्रोमेटोसिस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है। ओके, इसके अलावा पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, जबकि र्यूमेटिक फीवर ऊपर हो चुका है। आईजी नेफ्रोपैथी है, सीरम सिकनेस है, हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस है, जिसको फार्मर लाइन कहते हैं। जबकि टाइप 4 में डिलेड में कंटेंट डर्मेटाइटिस है, पॉइजन ओक है, पॉइजन ईवी प्लांट है, ट्यूबरकुलोसिस स्किन टेस्ट होता है, ट्रक रैश है, स्टीवरनोसिस सिंड्रोम, टॉक्सिक एपिडर्मल और रिथीमा मल्टीफॉर्मी होती है। ठीक हो गया, ओके। इसके बाद टाइप 4 की डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन क्या रही है, तो जो टाइप 4 होती है डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी, इसमें जो एंटीजन होता है पहले मैक्रोफेज इनगल्फ करेगी, एंटीजन प्रेजेंटेशन करती है, किसके लिए, TH1 सेल के लिए करती है। तो TH1 सेल आगे बदले में क्या प्रोड्यूस करता है, इंटरफेरोन गामा और TNF प्रोड्यूस करता है, वो मैक्रोफेज को एक्टिवेट करेगी। जो मैक्रोफेज होती है इंटरल्यूकिन 1 और इंटरल्यूकिन 12 और इसके अलावा इंटरल्यूकिन 23 वगैरह प्रोड्यूस करती है, वो आगे TH1 सेल को एक्टिवेट कर देता है। ठीक है, ओके। तो इस टेस्ट को एक्सप्लेन वगैरह करना है ट्यूबरकुलिन वाला, तो उसको आप टीबी वाले चैप्टर में से देख लेना। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं टेबलेट 3 इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिस्टिक फंजाई है, उनकी डिजीज वगैरह भी बताने हैं अपॉर्चुनिस्टिक फंजाई के, और फिर मेनिंजाइटिस को अगर हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटिव की वजह से हुआ तो उसको किस तरह से आपने डायग्नोस करना है। तो 3 अपॉर्चुनिस्टिक है, तो आपको 4 बता देता हूँ। तो कैंडिडा है, कैंडिडा की वजह से क्या डिजीज होती है, थ्रश इन माउथ और विजाइना होता है, इंट्राकार्डिटिस होता है, इंट्रावेनस ड्रग यूजर कहते हैं, क्रिप्टोकोकस की वजह से मेनिंजाइटिस होता है, एस्परजिलस की वजह से फंगस बाल होते हैं, एस्परजिलोमा और ABP होता है, म्यूकोराइजोपस की वजह से नेक्रोटिक लीजन्स होती है, स्पेसिफिकली जब मोल्ड किसी ब्लड वेसल को इन्वेट करती है, अपने डिस्पोजिंग फैक्टर में डायबिटिक एसिडोसिस है, कैंसर और रीनल एसिडोसिस आ जाएगा। तो ये तो हो जाएगा अपॉर्चुनिस्टिक माइकोसिस है। लेबोरेटरी डायग्नोसिस को भी देख लो, तो इसके अंदर लेबोरेटरी डायग्नोसिस है, कैंडिडा के लिए ग्राम पॉजिटिव होता है, कल्चर में यीस्ट कॉलोनी होती है, कैंडिडल बाइकन जर्म ट्यूब की फॉर्मेशन कराता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन माल्टीटॉप होती है, क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मस के लिए इंडियन स्टेन टेस्ट होता है, यीस्ट है, लार्ज कैप्सूल होता है, म्यूकार्ड कॉलोनीज होती है, एस्परजिलस फिमिगेटस में मोल्ड होती है जिसकी ग्रीन स्पोर्स होती है, और रेडिएटिंग चेन ऑफ कोनिडिया होती है। म्यूकोराइजोपस की जो मोल्ड होती है वो काले रंग के स्पोर होती है। ठीक है, जो कैंडिडा स्पोरेंजियम के अंदर इनक्लोज होता है। इसके बाद हम चलते हैं हिस्टोप्लाज्मा की तरफ। तो हिस्टोप्लाज्मा की क्या होती है, सबसे पहले आपने टिश्यू बायोप्सी स्पेसिमन या बोन मैरो एस्पायरेट से स्पेसिमन लेना है, फिर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करोगे 10% KOH के ऊपर, तो ये विद मैक्रोफेजेस देखने को मिलेगा। सबरा डाइकर के ऊपर करोगे तो ट्यूबरकुलेट मैक्रोकोनिडिया है। ओके, लो टेम्परेचर के ऊपर देखने को मिलेगा, यीस्ट देखने को मिलेगी 37 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। इसके अलावा जो हिस्टोप्लाज्मा पॉलीसेकेराइड एंटीजन के लिए एलिसा और हिस्टोप्लाज्मा RNA होते हैं। ओके, यानी RNA को देखने के लिए DNA प्रोब्स वगैरह यूज करते हैं। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज इंडिविजुअल के अंदर हिस्टोप्लाज्मा यूरिन टेस्ट वगैरह करते हैं। तो सीरोलॉजिकल टेस्ट इसकी डायग्नोसिस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन और दूसरा इम्यूनो डिफ्यूजन होती है। एंटीबॉडी टाइटर 1 से लेकर 132 इतना आना चाहिए कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन में। ठीक है, तो ये डायग्नोस्टिक होता है, लेकिन क्रॉस रिएक्शन काफी ज्यादा पॉसिबल होती है, लाइक ब्लास्टोमाइसिस के साथ। और CF है, ये कम होना शुरू हो जाता है जब डिजीज इनएक्टिव हो जाएगा और डिसएमिनेटेड के अंदर बढ़ना शुरू हो जाएगा। जो ID है, इम्यूनो डिफ्यूजन होती है,
ये प्रेसिपिटेटिंग एंटीबॉडी को या प्रेसिपिटेंट को डिटेक्ट करती होती है दो बैंड के जरिए, एक होता है एम बैंड और दूसरा एच बैंड होता है। जो आईडी होता है रिलेटिवली मोर स्पेसिफिक होता है, लेकिन इसकी सेंसिटिविटी रिलेटिवली कम होती है एज कम्पेयर टू कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन है। तो सीरोलॉजिकल टेस्ट आपको मैंने बता दिया है, ठीक है। इसके अलावा कल्चर वाले टेस्ट होते हैं, लीसा होता है, हिस्टोप्लाज्मा आरएनए मॉलिक्यूलर टेस्ट होती है। नेक्स्ट हम चलते हैं, पूरा सिनेरियो दिया हुआ है काइनोकोकस ग्रैनुलोसिस का, ठीक है। ओके, तो इसका इंटरमीडिएट होस्ट होता है। इंटरमीडिएट होस्ट क्या होती है? डेफिनेटिव होस्ट तो कुत्ते होते हैं, जबकि इंटरमीडिएट होस्ट के अंदर ह्यूमन हो सकती है या फिर शीप वगैरह हो सकती है, ठीक है। काइनोकोकस ग्रैनुलोसिस के ये पूरे लाइफ साइकिल बनी पड़ी है, तो इसको अच्छे तरीके से तैयार करना एग्जाम में आएगा और मोस्ट प्रोबेबली प्रॉफ में भी आएगा। मैं आपको अभी से बता रहा हूँ, इसलिए अच्छे तरीके से उसको तैयार करना इसकी और पिन वॉर्म की, ठीक है। स्कैरिस को भी देख लेना। तो स्टार्ट कहाँ से होती है? स्टार्ट हम कर लेते हैं, चलो यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। एम्ब्रियोनेटेड एक्साफिसिस के अंदर, ठीक है। ऑनकोसेफियर हैचेज है, इंटेस्टिनल वाल को पेनिट्रेट करता है। हाइड्रेटेड सिस्ट डिजीज होती है, लीवर के अंदर, लंग्स के अंदर, बोन के ऊपर होती है। फिर प्रोटोस्कोलिसिस बनती है, ओके। सिस्ट से प्रोटोस्कोलिसिस होती है, स्कोलिक्स इंटेस्टाइन में जाके अटैच हो गई, अडल्ट इंटेस्टाइन के अंदर आएगा और फिर वापस वो फीसिस के अंदर अंडे देना शुरू कर देगा। डेफिनेटिव होस्ट कुत्ते होते हैं, जबकि जो शीप होती है वो इंटरमीडिएट होस्ट होती है, ह्यूमन डेड एंड होस्ट होती है, ओके, ठीक हो गया। इसके अलावा जो डॉगियों को कैसे लग सकती है? लाइक अगर डॉग्स होती है वो शीप के ऑर्गन को खा लेगी तो उनको लग जाएगी काइनोकोकस ग्रैनुलोसिस। ये जो शीप होती है ये फूड लेगी जो कि एग से कंटेमिनेटेड होती है, जो डॉग के फीसेस वगैरह से। इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं, ओके। तो टैबुलेट करना है हर्पीज सिम्प्लेक्स टाइप 1 और टाइप 2 को और इनके इनिशियल रीजन्स को भी हमने डिस्क्राइब करना है। तो ये सवाल इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे तरीके से तैयार करते हैं, ओके। तो हर्पीज वायरस है, हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस 1 और हर्पीज सिम्प्लेक्स टाइप 2। तो हर्पीज सिम्प्लेक्स टाइप 1 में पहली बात कि जो इनिशियल साइट ऑफ लेजेंस होती है, ओके, जो स्किन के लेजेंस होती है वो वेजिकुलर लेजेंस होती है अबव द वेस्ट, जबकि इसकी बिलो द वेस्ट होती है, जेनिटल एरिया में होती है। माउथ के ऊपर जिंजोवस स्टोमैटिस करवाता है, जबकि हर्पीज सिम्प्लेक्स टाइप 1 जिंजोवस स्टोमैटिस नहीं कराता। आइस के ऊपर केराटोकंजक्टिवाइटिस करवाता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं कराता। जिंजोवस स्टोमैटिस को हम हर्पीज लेबियालिस भी कह सकते हैं, नहीं, वो ओरोलेबियल हर्पीज या फीवर ब्लिस्टर या कोल्ड सोर्स होती है। सीएनएस के ऊपर एन्सेफेलाइटिस करवाता है, जबकि मेनिंजाइटिस करवाता है। न्यूनेट के ऊपर ये स्किन के इन्फेक्शन कराता है, एन्सेफेलाइटिस करवाता है और डिसएमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर इन्फेक्शन होती है। अच्छा, प्राइमरी इन्फेक्शन जो इसका फेस के ऊपर होता है, इसका जेनिटल एरिया के ऊपर होता है, ठीक है। जो ये वाला होता है ट्राइजेमिनल गैंग्लिया के अंदर लेटेंट होता है, जबकि टाइप 2 वाला लंबर और सैक्रल गैंग्लिया के अंदर इनएक्टिवेटेड हो जाता है। इन दोनों को सेपरेट करने के लिए, डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करते हैं? एंडोन्यूक्लियस पैटर्न होते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस पैटर्न होती है इनके जीनोमिक डीएनए के, या टाइप स्पेसिफिक मोनोक्लोनल एंटीसीरा होते हैं इनके ग्लाइकोप्रोटीन जी के अगेंस्ट। तो इनके जरिए आप इन दोनों को डिफरेंशिएट कर लेते हो। ह्यूमन इन दोनों का नेचुरल होस्ट होती है। इसके बाद क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ पोलियो वायरस है। तो पोलियो वायरस की क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होती है? तो पोलियो वायरस वाले टॉपिक की तरफ आते हैं हम। तो ये पोलियो वायरस की क्या क्लिनिकल फाइंडिंग होती है? तो उसकी 4 क्लिनिकल फाइंडिंग होती है। पहला है इनअपेरेंट एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन है, दूसरा अबॉर्टिव पोलियोमाइलिटिस, इसके बाद नॉन पैरालिटिक है, जिसके बाद पैरालिटिक आ जाएगा। तो पहला एसिम्प्टोमेटिक, जो एसिम्प्टोमेटिक इसमें कुछ भी नहीं आएंगे, ठीक है। जबकि अबॉर्टिव पोलियोमाइलिटिस है, इसमें फिब्राइल होगा, यानी हेडेक वगैरह, नोजिया, वॉमिटिंग होना शुरू हो जाएगी। जबकि नॉन पैरालिटिक के अंदर एसेप्टिक मेनिंजाइटिस होता है, स्टिफनेस ऑफ नेक होती है, जबकि पैरालिटिक के अंदर आपको क्या देखने को मिलती है? डिसेंडिंग पैरालिसिस वगैरह देखने को मिलती होती है, ठीक है। अगर ब्रेन की और ब्रेनजीज दोनों की इन्फ्लेमेशन हो तो उसको मेनिंजोएन्सेफलाइटिस कहते हैं। अगर स्पाइनल कॉर्ड की भी हो तो उसको मेनिंजो माइलो एन्सेफलाइटिस कहते हैं। जो पोस्ट पोलियो सिंड्रोम है, ये जब होता है जब एक्यूट इलनेस के बाद काफ़ी सालों के बाद ये सिम्टम देखने को मिलती है, ठीक है। तो असल में ये होता है कि जो रेसिजुअल फंक्शन होती है अफेक्टेड मसल के, वो लॉस होना शुरू हो जाती है, ठीक हो गया, ओके। तो ये क्लिनिकल फाइंडिंग होती है, 4 होती है, एसिम्प्टोमेटिक, अबॉर्टिव होती है, नॉन पैरालिटिक और पैरालिटिक। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट शिगेला है। आगे 4 मैकेनिज्म बताने जो कि रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। तो और इसके बाद बेसिलरी डिसेंट्री की पैथोजेनेसिस और लेबार्टो डायग्नोसिस है। तो पहले बेसिलरी डिसेंट्री जो कि शिगेला की वजह से होता है, इसके लेबार्टो डायग्नोसिस को हम देख लेते हैं, ओके। फिर इसके बाद हम इसके पैथोजेनेसिस वगैरह को पढ़ लेंगे। तो शिगेला किस चैप्टर में है? ग्राम नेगेटिव रॉड एंटेरिक वाले चैप्टर के अंदर होता है शिगेला, ठीक है। एटलीस्ट लास्ट में आ गया है तो मैं पता तो होना चाहिए कि किस सफ़े के ऊपर या कौन सा चैप्टर आगे पीछे है। तो इनक्यूबेशन पीरियड 1 से लेकर 4 दिन का होता है, जो किसी का भी आपने याद नहीं करना। तो फीवर और एब्डोमिनल क्रैम्प्स होते हैं। क्या पूछी इन्होंने? पैथोजेनेसिस पूछी है, ठीक है, ओके। तो जो पैथोजेनेसिस होती है, यहाँ तो मिस प्रिंट हुआ पड़ा है, ऐसा इसकी ट्रांसमिशन फीकल और रूट से होती है, ओके, ठीक हो गया।
तो ये ब्लडी डायरिया प्रोड्यूस करता है। पहले ये डिस्टल आलियम या कोलोन के सेल को इन्वेट करेगा, लोकल इन्फ्लेमेशन होती है, अल्सरेशन होती है, लेकिन ये पेनिट्रेट नहीं करता, ब्लड के अंदर नहीं आता, ब्लड स्ट्रीम के अंदर नहीं आता। ये इन्वेट करेगा, वहाँ से ब्लडी डायरिया, डिसेंट्री वगैरह करवा देगा। और इसका जो एंटीनोटॉक्सिन होता है उसका शीगा टॉक्सिन होता है, लेकिन इन्वेजन सबसे क्रिटिकल फैक्टर होता है पैथोजेनेसिस के लिए, ठीक है। यानी अगर ऐसा म्यूटेंट जो एंटीनोटॉक्सिन प्रोड्यूस नहीं करता लेकिन इन्वेसिव कर सकता है तो वो डिजीज वगैरह करवा सकता है, जो इन्वेसिवनेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो शीगा टॉक्सिन होता है, ई कुलाई एंटीडो हेमरेजिक स्ट्रेन होती है O157 और S17, जो कि एंटीडोकोलाइटिस और हिमोलिटिक यूरिमिक सिंड्रोम को करवाती है। 28S राइबोसोमल आरएनए से एडेनिन को क्लीव करा देती है। लेबार्टर डायग्नोसिस के अंदर अगर हम आते हैं तो फिर शिगेला नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग कॉलोनी बनाता है, मैकोनिक यूसिन मिथाइलिन ब्लू के ऊपर, ट्रिपल शुगर आयरन टेस्ट के ऊपर अल्किलाइन स्लांट और एसिड बट होता है, नो गैस, नो H2S होती है, ठीक है, हो गया। इसके अलावा मिथाइलिन ब्लू स्टीन के ऊपर इसको ग्रो वगैरह करवा देती है, ओके। इसके अलावा तो दूसरे ऑर्गेनिज्म लाइक साल्मोनेला, कैम्पैलोबैक्टर, वो भी आ सकते होते हैं, तो उनको भी आपने डिफरेंशिएट वगैरह करना होता है। इसके बाद नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि 3 मैकेनिज्म जिनकी वजह से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आ जाती है, तो वो इनएक्टिवेशन ऑफ एंजाइम है, ओके। इसके बाद यानी एंजाइम को ड्रग इनएक्टिवेट कर देना, ड्रग को इनएक्टिवेट कर देना, या ड्रग के टारगेट को मॉडिफाई कर देना, या परमिबिलिटी को खराब कर देना, या ड्रग के एक्सपोर्ट करवा देना मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राम पॉजिटिव कोकाई इन द क्लस्टर, यानी स्टेफिलोकोकस ऑरियस की पॉइजनिंग हो गई है, फूड पॉइजनिंग हो गई है। तो क्लिनिकली इंपॉर्टेंट 3 एक्सोटॉक्सिन कौन कौन से होती है, फिर इसकी लेबॉरेटरी डायग्नोसिस का पूछ रहा है स्टेफिलोकोकस ऑरियस का। तो स्टेफिलोकोकस ऑरियस के अंदर क्या लेबॉरेटरी डायग्नोसिस होती है, तो जो उसका 3 एक्सोटॉक्सिन कौन कौन से होते हैं, तो एंटीरोटॉक्सिन टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन होता है, एक्सफोलिएटिन होता है, ठीक है। जो एंटीरोटॉक्सिन सुपर एंटीजन होता है, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन ये भी सुपर एंटीजन होता है, एक्सफोलिएटिव प्रोटीज है जो कि डेस्मोग्लिन को क्लीव कर देता है डेस्मोसोम के अंदर। एपिडर्मिस की सेपरेशन होती है एट द ग्रैनुलर सेलुलर लेयर। स्कार्ड स्किन सिंड्रोम कराता है, ल्यूकोसिडिन ल्यूकोसाइड को क्लियर कर देते हैं और टिश्यू की नेक्रोसिस करवा देती है। अल्फा टॉक्सिन स्किन और हिमोलिसिस, स्किन की नेक्रोसिस करवाता है, हिमोलिसिस करवाता है, जबकि पीवी ल्यूकोसिडिन पोर फॉर्मिंग टॉक्सिन होते हैं, ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, लेबॉरेटरी डायग्नोसिस पूछ रहा है, तो ग्राम स्टेनिंग करोगे, फिर इसके बाद कल्चर है, कल्चर में कॉगलेस टेस्ट, कैटलेस टेस्ट, कॉलोनीज होती है, मैनिटोल साल्ट एगर के पर फर्मेंटेशन होती है, हिमोलिसिस में बीटा हिमोलिटिक आ जाएगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, ओपन फ्रैक्चर ऑफ राइट लेग है, तो साइनोसेप्टम टेटनस के आना शुरू हो गया, तो कौन सा बैक्टीरिया वगैरह होगा जो टेटनस कराता है, तो कोलेस्ट्रीडियम टेटनाई, या 2 नॉन स्पोर फॉर्मिंग ग्राम पॉजिटिव रॉट, तो नॉन स्पोर फॉर्मिंग तो कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरियाई होता है, क्लिस्ट्रीडियम मोनोसाइटोजीन है, और इसके अलावा हम कह सकते हैं कि गार्डिनीला वजाइनालिस होते हैं, ओके। तो गार्डिनीला वजाइनालिस ने बैक्टीरियल वजाइनोसिस करवा देनी है, जिसमें मेलाडोरस वाइट ग्रे कलर्ड वजाइनल डिस्चार्ज होती है, फिशी ऑर्डर होती है, जबकि लिस्टीरियम मोनोसाइटोजीन ने मेनिंजाइटिस, गैस्ट्रोएंटेराइटिस और सेप्सिस वगैरह करवा देनी है, ठीक हो गया, ओके। जबकि कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया करवा देना, जिसकी कॉम्प्लिकेशन में एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, मायोकार्डिटिस और नर्व वीकनेस आ रही है। टेटनस की पैथोजेनेसिस पूछ रहा है, तो जो टेटनस होती है, टेटनस टॉक्सिन पहली बात की वूंड की साइड सेंटर हो गई। टेटनस टॉक्सिन एक एक्सोटॉक्सिन है जो कि वेजिटेटिव सेल से प्रोड्यूस होता है, फिर ये इंट्रा एक्सोलर ट्रांसपोर्ट के जरिए सीएनएस के अंदर जाएगा, वहाँ पे गैंग्लियोसाइट के रिसेप्टर पर जाके बाइंड करेगा, और बाइंड करने के बाद ये प्रोटीज होता है, गाबा और ग्लाइसिन की रिलीज को ब्लॉक कर देगा। स्पास्टिक पैरालिसिस होती है, लॉन्ग चा होता है, रिफ्लेक्सेस एग्जैजरेटेड होती है, स्ट्रॉन्ग मसल स्पैज्म होती है, राइजस सार्टोनिकस होती है, ऑफिस्टोटोनस होती है, रिस्पिरेटरी फेलियर देखने को मिलती होती है। अब लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, और मोस्ट प्रोबेबली शायद आज का भी इतने ही, आप इतने क्वेश्चंस में यानी आज की लास्ट वीडियो है, इसके बाद मजीद वीडियोस नहीं आ सकेगी। अच्छा, इसके बाद है कि राइट डाउन द 2 मैकेनिज्म ऑफ सेपरेट ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के 2 मैकेनिज्म ऑफ सेपरेट बताओ, ओके। तो ये आ जाती है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है, तो ये सेपरेट आ जाएगा। अच्छा, तो सेपरेट ऑफ ऑर्गेनिज्म 2 मैकेनिज्म से होता है। पहला कि जो टुबरकल होता है किसी ब्रोंकस को इरोड कर देंगे, अपने केजियस कंटेंट को एम्टाई कर देंगे, ठीक हो गया, ब्रोंकस के अंदर, और फिर वहां से होता हुआ जीआईटी में जाएगा। जीआईटी से अगर हम स्वेलो भी कर सकते हैं या किसी दूसरे बंदे को लग सकता है, अगर हम इसको एक्सपेक्टोरेट कर देंगे, बाहर थूक देंगे, या फिर वो ब्लड स्ट्रीम से होता हुआ इंटरनल ऑर्गन तक चला जाएगा। और अगर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी सप्रेस होती है तो डिसएमिनेशन काफी ज्यादा कॉमन होता है। रिस्क फैक्टर रिएक्टिवेशन की एचआईवी होती है, एड्स होती है, टीएनएफ अल्फा ब्लॉकर ड्रग होती है, स्मोकिंग होती है, डायबिटीज होती है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड होती है, और ट्रांसप्लांट रिजेक्शन वाले ड्रग होती है। जबकि इन्फेक्शन के लिए जो रिस्क फैक्टर होते हैं तो वो हाई रेट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस वाली रेजिस्टेंस है, क्लोज कॉन्टैक्ट होना, या फिर होमलेस शेल्टर वाला पर्सन है, इनकार्सिरेशन है, इंट्रावेनस ड्रग यूजर है, या फिर हेल्थ केयर वर्कर है, तो ये इसके रिस्क फैक्टर्स होते हैं। इसके बाद गिव द डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट, तो ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट की डिफरेंट इंटरप्रिटेशन होती है, ओके। तो जो बैसिलस कैल्मिटी यूरिन की वजह से भी 5 से लेकर 10 होता है, तो ये इंटरप्रिटेशन यहाँ से मिल जाएगी। अगर 15 मिलीमीटर है तो उसका मतलब वो बंदा जिसके में कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, 10 आ रही है तो उसका मतलब कोई रिस्क फैक्टर है, लाइक होमलेस पर्सन है, होमलेस पर्सन यहाँ पे मैंने आपको बताया है, ये होमलेस पर्सन है, या इंट्रावेनस ड्रग यूजर है,
ठीक हो गया। या नर्सिंग होम रेजिडेंट है, नर्सिंग होम रेजिडेंट, ओके, यानी ये लिखा हुआ रेजिडेंट इन द होमलेस। अगर 5 मिलीमीटर है तो हाई से भी ज़्यादा रिस्क फैक्टर है, यानी इसका सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी सप्रेस हो गई है या वो क्लोज कॉन्टैक्ट के साथ रहा हुआ है। जो पॉजिटिव स्किन टेस्ट है ये प्रीवियस इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है, एक्टिव इन्फेक्शन को इंडिकेट नहीं करता। जो BCG वैक्सीन होती है उसके बाद भी आना शुरू हो जाता है और उसमें 4 से लेकर 6 हफ्तों के बाद आना शुरू हो जाता है। 5 से लेकर 10 मिलीमीटर की इन ड्यूरेशन होती है, ओके, ठीक हो गया। तो हमने अख्तर सईद मेडिकल कॉलेज के पूरे सेंटअप वगैरह को डिस्कस कर लिया है। तो ये इसके मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, ओके। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है, 8 है, 9 है, 12 है, 11, 12, 13, 14 है। इसके बाद ये पैथोलॉजी के अंदर जनरल पैथोलॉजी है, लाइक 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन है और 8 क्वेश्चन होती है माइक्रोबायोलॉजी की है। ठीक हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।